मूवी की स्टार्टिंग 6 साल पहले जब सैम का मर्डर इंसिडेंट हुआ था तब से होती है। स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि एक आदमी जंगल में भाग रहा होता है। उसका नाम महेश था। वो अपने ब्रदर इन लॉ का मर्डर करके भाग रहा था, जिसमें पुलिस उसके पीछे पड़ी हुई थी। तभी जोश विजय को हाथ में कुदाल लिए हुए देखता है, लेकिन वो उसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है। तभी वो अपने घर जाने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस उसे पकड़ लेती है। अब सीन शिफ्ट होकर 6 साल बाद का दिखाया जाता है, जहां विजय ने केबल टीवी के साथ साथ एक थिएटर भी ओपन कर लिया था। शुरू से ही विजय को पिक्चर बनाने का बहुत शौक था, लेकिन वो अपनी ड्रीम मूवी के लिए स्क्रिप्ट राइटर विनय चंद्रन को काफ़ी समय से बहुत पैसे दे चुका था स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए, जो बात नंदिनी को बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो अक्सर उससे नाराज़ भी हो जाती थी। उनके पड़ोस में एक हस्बैंड और वाइफ रहते थे, जिनका नाम अरुण और रीता था। अरुण शराब पीकर रीता को पीटता था। रीता नंदिनी की अच्छी फ्रेंड बन चुकी थी। आसपास के लोग विजय के बिजनेस को ग्रो करता हुआ देखकर जेलस करते थे, और वो अक्सर ये बात करते थे कि सैम का मर्डर विजय की फैमिली ने ही किया है। विजय के बारे में अच्छा सोचने वाला केवल एक ही इंसान था, वो थे टी स्टॉल चलाने वाले चाचा। एक दिन विजय के ऑफिस में उनसे मिलने के लिए सैम के फादर महेश आए, और उन्होंने रिक्वेस्ट की कि वो उन्हें सैम की डेड बॉडी के बारे में कुछ बता दें, ताकि वो सैम की आत्मा की शांति के लिए उसका अंतिम संस्कार कर सके। विजय ने कहा कि वो उनकी कोई मदद नहीं कर सकता। ये सुनकर महेश काफ़ी उदास होकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ विजय की छोटी बेटी अनु का एक स्कूल फ्रेंड था, जो कि प्रेजेंट आईजी तरुण एरावत का बेटा था। तरुण ने अपने बेटे को सैम मर्डर केस की जानकारी निकलवाने के लिए ही अनु के पीछे लगाया था। तरुण ये जानता था कि सैम के मर्डर में विजय की फैमिली का ही हाथ है, बट उनके पास कोई भी एविडेंस नहीं था। नेक्स्ट डे विजय स्क्रिप्ट राइटर विनय चंद्रन से मिलने आता है, क्योंकि विजय की पिक्चर को लोग ज़्यादा पसंद नहीं कर रहे थे, खासकर क्लाइमैक्स को। दूसरी तरफ नंदिनी और रीता दोनों आपस में बात कर रही होती है। नंदिनी उससे कहती है कि वो अंजू की शादी के लिए बहुत ज़्यादा परेशान है। वो चाहती है कि जल्दी से ही अंजू की शादी हो जाए, ताकि अंजू उस हादसे को भूल सके। उसे हमेशा पकड़े जाने का डर लगा रहता था। इस पर रीता कहती है कि मैं अंजू के लिए अच्छा रिश्ता लेकर आऊंगी। रात में विजय नंदिनी को कॉल करके बताता है कि वो आज घर नहीं आएगा। विजय अपने एक फ्रेंड, जो कि फोरेंसिक डिपार्टमेंट में सिक्योरिटी गार्ड था, उसके साथ ड्रिंक कर रहा होता है। वो विजय की पिक्चर में काम करना चाहता था। विजय बोलता है कि उसकी पिक्चर में अभी डिले हो रहा है, इसलिए कॉपीराइट इशू की वजह से उसने स्टोरी को बुक में छुपवा दिया है। रात में रीता नंदिनी से कहती है कि उसने एक रिश्ता ढूंढा था, बट उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि बाहर सब ये बातें करते हैं कि माँ बेटी ने सैम को पहले घर पर बुलाया, फिर उसको मार डाला। ये सब सुनकर नंदिनी विजय से अंजू की शादी की बात करती है, बट विजय हमेशा की तरह ये बात इग्नोर कर देता है। इसके बाद जोश, जो कि मर्डर केस में 6 साल पहले जेल गया था, वो वापस आ गया है। जब वो अपने घर जाता है तब उसकी बीवी उस पर बहुत नाराज़ होती है और उसे वहाँ से भगा देती है। फिर वो टी स्टॉल वाले चाचा जी के पास आ जाता है और बोलता है कि उसे कोई जॉब मिल सकती है क्या। तब चाचा जी बोलते हैं कि विजय से बात करो, क्योंकि विजय अपनी पिक्चर के लिए कुछ कैरेक्टर्स ढूंढ रहा है। उधर रीता अपने पति अरुण के मारपीट से तंग आकर पुलिस को बुलवा लेती है। रीता के घर पर पुलिस को देखते ही अंजू डर जाती है और विजय को बताती है, क्योंकि उसे डर लगता रहता था कि कहीं उसका क्राइम बाहर न आ जाए। मगर पुलिस विजय और नंदिनी से अरुण और रीता के बारे में ही पूछताछ करती है और अरुण को वार्निंग देकर चली जाती है। इससे अंजू की तबीयत बिगड़ने लगती है। दरअसल डिसऑर्डर की वजह से पुलिस को देखते ही वो डर जाती थी। अब नेक्स्ट सीन में विजय अपनी फैमिली के साथ ओल्ड मैन से मिलने जाता है, जो कि मरने वाला होता है। वो बोलता है कि विजय की उसके ऊपर बहुत एहसान है। अगली रात विजय फिर से घर नहीं आता और नंदिनी रीता को अपने घर बुला लेती है। नंदिनी बहुत ज़्यादा बेचैन थी। रीता इसके पीछे का रीज़न पूछती है तो वो बताती है कि विजय उस इंसिडेंट के बारे में कुछ बोलना ही नहीं चाहता है। नेक्स्ट सीन में अरुण और रीता आईजी तरुण के साथ दिखाए जाते हैं। दरअसल अरुण और रीता पुलिस वाले ही होते हैं। वो दोनों पिछले 2 साल से विजय और उसकी फैमिली के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहे थे। रीता तरुण को नंदिनी से हुई सभी बातें बताती है। तरुण कहता है कि विजय ने सैम की बॉडी को कहीं और छिपा रखा है, इसलिए वो अगर सैम की बॉडी को ढूंढ ले तो विजय और उसकी फैमिली को आसानी से पकड़ सकते हैं। तरुण सबको बताता है कि सैम की बॉडी विजय के घर के 50 किलोमीटर के आसपास के एरिया में ही होनी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस को ऐसा लगता है कि सैम की बॉडी चर्च के सेमेट्री में दफनाया गया है।
पुलिस वाले चर्च में पहुंच जाते हैं, बट चर्च में फादर उन्हें कोर्ट के ऑर्डर्स लेकर आने के लिए कहते हैं। और ये सारी बातें रीता नंदिनी को बता देती है कि पुलिस सैम की बॉडी को चर्च में ढूंढ रही है। ये सुनकर नंदिनी बहुत ज़्यादा डर जाती है और विजय को कॉल करके घर आने के लिए कहती है। विजय के घर आने पर वो उसे रूम में ले जाकर पूरी बात बताती है। उधर इसी बीच अरुण और रीता उनकी सारी बातें सुन रहे होते हैं। दरअसल रीता ने विजय के पूरे घर में हिडन वॉइस रिकॉर्डर लगा दिए थे। नंदिनी के पूछने पर विजय बोलता है कि उसने डेड बॉडी को वहां नहीं छिपाया है। नंदिनी पूछने की कोशिश करती है कि डेड बॉडी कहां पर है, मगर विजय उसे कुछ नहीं बताता। नेक्स्ट सीन में टी स्टॉल वाले चाचा विजय को आता हुआ देखकर जोश को बोलते हैं कि वो इसी के लिए जॉब से बात करने के लिए बोल रहे थे। विजय को देखते ही जोश को याद आ जाता है कि ये वही है जिसे उसने 6 साल पहले कुदाल के साथ देखा था। साथ में ही उसे ये भी पता चलता है कि पुलिस ने इस केस पर हेल्प करने वाले को 25 लाख रुपए का इनाम देने का ऐलान किया है। ये सुनते ही जोश पुलिस को ये सब बातें बताने जाता है और आईजी तरुण सैम के पेरेंट्स को पैसे लेकर बुलवा लेते हैं। जोश उनके सामने बताता है कि 6 साल पहले उसने विजय को कुदाल के साथ आपके ही पुलिस स्टेशन में देखा था। तब यहाँ कंस्ट्रक्शंस का काम चल रहा था। ये सुनकर सब शॉक हो जाते हैं और तरुण रावत अपने सीनियर्स से परमिशन लेकर फुल सिक्योरिटी के साथ पुलिस स्टेशन में खुदाई करवाना शुरू कर देते हैं। पुलिस स्टेशन में खुदाई कर्मचारी की बात सुनकर एक आदमी भागता हुआ विजय के पास आ जाता है और उसे बता देता है कि पुलिस स्टेशन में खुदाई हो रही है। ये सुनकर विजय शॉक में आ जाता है क्योंकि उसने सैम की बॉडी को वहीं पर दफनाया था और वो नंदिनी को बच्चों के साथ अंदर रहने के लिए बोलकर अपने ऑफिस चला जाता है। उधर पुलिस को खुदाई में एक स्केलेटन मिलता है। वो उस स्केलेटन के पार्ट्स को बॉक्सेस में बंद करके फोरेंसिक डिपार्टमेंट में भेज देते हैं और नेक्स्ट डे आईजी तरुण सैम के पेरेंट्स को बुलवा लेते हैं और रिपोर्ट से पता चलता है कि स्केलेटन किसी मेल का है और जिसकी एज 14 से 20 साल के बीच में है और उसकी मौत सर पर चोट लगने की वजह से हुई है। उधर मीरा के लॉयर को विजय और उसकी फैमिली को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कोर्ट से एक दिन के लिए रिमांड की परमिशन मिल जाती है। नेक्स्ट डे विजय और उसकी फैमिली से पूछताछ की जाती है और उन्हें उकसाया भी जाता है कि वो इस केस के बारे में कुछ बोल दें। मीरा विजय की बड़ी बेटी अंजू को डराने और धमकाने की भी कोशिश करती है, जिसकी वजह से अंजू को अटैक पड़ जाता है और उसे डॉक्टर के अंडर ऑब्जर्वेशन में ले जाया जाता है। विजय ये सब देखकर सब एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो जाता है कि उसने ही सैम का मर्डर किया है, जिसमें उसकी फैमिली का कोई हाथ नहीं है। नेक्स्ट डे विजय को पुलिस पकड़ ले जाती है। आईजी तरुण मीरा और महेश से कहते हैं कि अब विजय को कोई नहीं बचा सकता कि तभी विजय का स्क्रिप्ट राइटर विनय चंद्रन उनसे मिलने के लिए आता है। वो उन्हें बताता है और कहता है कि उसने ही विजय की पिक्चर की स्क्रिप्ट लिखी थी क्योंकि उसकी स्टोरी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव थी। विजय ने उन्हें एडवांस में 1 लाख रुपए भी दिए थे। आईजी तरुण उनसे स्टोरी के बारे में पूछता है। तब विनय चंद्रन उन्हें बताते हैं कि उस स्टोरी में एक बिजनेसमैन था जिसका बेटा राहुल, जो कि 18 साल का था, उसे पॉलिटिक्स में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था। बट एक दिन कॉलेज में लोकल एमएलए के बेटे माइकल के साथ उसकी लड़ाई हो जाती है। उस लड़ाई में राहुल उसे बोलता है कि अगर उसमें हिम्मत है तो वो उसके घर आकर दिखाए। इसके बाद माइकल उसी रात राहुल के घर पर पहुंच जाता है और वहां उनकी आपसी लड़ाई के बीच राहुल के हाथों से माइकल का मर्डर हो जाता है। राहुल ये सभी बातें अपने पेरेंट्स को बताता है। इस बात को दबाने के लिए राहुल के फादर माइकल के डेड बॉडी को एमएलए की न्यू अंडर कंस्ट्रक्टेड पार्टी ऑफिस में दबा देता है। वो बिजनेसमैन जानता था कि एक दिन पुलिस माइकल की बॉडी को ज़रूर ढूंढ लेगी और उसे पकड़ भी लेगी। वो और फिर ऐसा ही हुआ। एक दिन पुलिस उस डेड बॉडी को ढूंढ लेती है और उसके बाद वो बिजनेसमैन अपने गुनाह कबूल कर लेता है और क्लाइमैक्स में जेल चला जाता है। ये सब सुनकर आईजी तरुण और बाकी सब शॉक हो जाते हैं क्योंकि विजय के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। वो उसने पहले से ही प्रेडिक्ट कर लिया था। विनय चंद्रन आगे बताता है कि वो इस क्लाइमैक्स से खुश नहीं था। वो बताते हैं कि उन्होंने इस स्टोरी को एज अ बुक पब्लिश कर दिया था। तभी आईजी तरुण के पास एक पुलिस ऑफिसर का कॉल आता है। वो उसे बताता है कि विजय ने कोर्ट में अपने बयान से पलट गया है। उसने कहा कि पुलिस ने ज़बरदस्ती ये सब उससे कबूल करवाया है। विजय की लॉयर ने कहा कि पुलिस ने ये सारी कहानी एक बुक जिसका नाम दृश्यम है उसके क्लाइमैक्स से उठाई है और यही कारण था कि विजय ने अपनी कहानी को बुक में डालकर पब्लिश कर दिया था
ताकि एक दिन वो उसका यूज कर सके। ये सब उसका प्री प्लान था। साथ ही कोर्ट को उस डेड बॉडी की डीएनए रिपोर्ट मिलती है, जिसमें पता चलता है कि वो स्केलेटन सैम का नहीं बल्कि किसी और का था। ये सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं और आगे विनय चंद्रन आईजी तरुण को बताते हैं कि विजय ने एक और क्लाइमैक्स सोचा था। और तभी हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि विजय को पता था कि एक दिन पुलिस सैम के स्केलेटन को ढूंढ लेगी, इसलिए वो एक प्लानिंग करने लगता है। वो एक ऐसी डेड बॉडी की तलाश करने लगता है जिसकी एज 14 से 20 साल के बीच की हो और जिसकी मौत सर पर चोट लगने की वजह से हुई हो। काफ़ी टाइम बाद उसे वो मिल जाती है। वहीं उसे वो ओल्ड मैन मिलता है जिससे वो पहले मिलने गया था। विजय उससे दोस्ती कर लेता है, उसकी फाइनेंशियली हेल्प भी करता है और उसका ट्रस्ट जीतने के बाद वो बॉडी निकलवा लेता है। विजय को पता था कि सैम की बॉडी मिलने के बाद पुलिस क्या क्या करेगी, इसलिए वो फोरेंसिक डिपार्टमेंट के सिक्योरिटी गार्ड से भी दोस्ती कर लेता है, क्योंकि सैम की बॉडी मिलने के बाद उसको यहीं पर भेजा जाता। अब जैसे ही उस दिन सैम के स्केलेटन को यहाँ भेजा गया, विजय भी उस बॉडी के पार्ट्स को लेकर सिक्योरिटी गार्ड के साथ ड्रिंक करने के बहाने से यहाँ पर आ गया था। और मौका देखते ही विजय ने सैम के स्केलेटन से उस लड़के के स्केलेटन के पार्ट्स को बदल दिया था और सैम के स्केलेटन को जलाकर डिस्ट्रॉय कर दिया था। और ऐसी ही स्टोरी उसने अपने पिक्चर के क्लाइमैक्स के लिए विनय चंद्रन को सुनाई थी। और अब प्रेजेंट में कोर्ट को कोई भी एविडेंस ना मिलने के कारण विजय को बरी कर दिया जाता है। उसके बाद विजय सैम की बॉडी को जलाकर उसका कुछ हिस्सा, कुछ पैसे और एक लेटर पंडित जी को भेजते हैं। पंडित जी सैम के माता पिता को बुलाकर सैम के अंतिम संस्कार के रिचुअल्स को पूरा करते हैं। और तभी आईजी तरुण उस लेटर को पढ़ते हैं जिसमें लिखा था कि महेश ने जो मांगा था वो उसने उन्हें दे दिया है और अब वो उम्मीद करता है कि आप लोग भी उसे परेशान नहीं करेंगे। इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।